नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी वॉरियर में। मैं हूं हंसराज कुमावत और आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी की अपनी सीरीज, जिसमें पहला ही लेक्चर होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स के बारे में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 यानी 1773 से लेकर 1947 तक कौन कौन से एक्ट्स पारित करे थे, है ना। उन एक्ट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में बनते हैं, तो वो सारे एक्ट्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऐसा आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे हम इसमें, बल्कि हम इसमें साथ साथ ये भी देखेंगे कि इन एक्ट्स के लाने के पीछे की कहानी क्या है। वो कहानी जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप इन एक्ट्स में लिखे फैक्ट को भूल जाओगे, मगर मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ उसमें आप बिल्कुल भी इन फैक्ट को नहीं भूलोगे। आपको जो है एकदम कहानी के जैसे सब चीजें जो है याद हो जाने वाली है। आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी अपने पास रख लेना है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो हो सकता है कि पीपीटी में ना हो, पर मास्टर आपको बताएगा, तो वो आपको नोट करते जाना है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब ज्यादा इंट्रो मेरा देने की जरूरत है नहीं है। चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो अपने यहाँ ब्रिटिशर्स आए, कब आए? तो देखो 1600 में एक कंपनी बनती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी जो है इसको बनाया गया था चार्टर के द्वारा। किसका चार्टर सर? महारानी का चार्टर। किसकी महारानी? तो ब्रिटेन की महारानी। नाम क्या है महारानी का? एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था? एलिजाबेथ प्रथम जो है, इनके चार्टर से, ये चार्टर क्या चीज होती है सर? राजा, रानी, संसद, सरकार के आदेश से जो कंपनी बनती है वो चार्टर, वो आदेश जो होते हैं वो चार्टर होते हैं, और इनके माध्यम से जो है वो कंपनी बनाई जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो जी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में सबसे पहले आती है किसके लिए? तो सबसे पहले आती है ये व्यापार के लिए। दरअसल देखना, इस वक्त जो यूरोप है उस यूरोप में चल रहा था वणिकवादी विचारधारा। वणिकवादी विचारधारा। सर ये वणिकवादी विचारधारा किस चिड़िया का नाम है? तो देखो मर्केंटलिस्ट थियरी इंग्लिश में समझेंगे। तो देखो वणिकवादी विचारधारा में होता क्या है कि एक देश ए है और एक देश बी है। तो एक देश अगर एक्सपोर्ट करता है तो यहां से बी देश को जाएगी गुड्स, और इस देश ए के पास वापस क्या आएगा? सोना, बुलियन जिसे कहते हैं, है ना। तो नॉर्मली वो सोना माना जाता, बुलियन इंग्लिश में, है ना। तो धातु हम कह सकते हैं बहुमूल्य धातु है, तो सोना आएगा, ठीक है। और अगर ये ए जो है वो इंपोर्ट कर रहा है बी से, तो गुड्स तो आ रही है मगर जा क्या रहा है? सोना वापस जा रहा है, बहुमूल्य धातु। तो ये इनका मानना था। ये वणिकवादी विचारधारा से क्वेश्चन बन सकता है। वणिकवादी विचारधारा का मतलब क्या है? अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा हुए तो समझो कि देश कंगाल होता जा रहा है, आप अपना सोना लुटाते जा रहे हैं, समझ रहे हो। इसके लिए बाद में ये कंपनीज आगे चल गया क्या जो है, ये शुरू शुरू कर देती है कॉलोनी बनाना, उपनिवेश बनाना। ये उपनिवेश बनाना तभी शुरू करते हैं ताकि जो कंट्री जिसे उपनिवेश बनाया जाएगा उसका इस्तेमाल किया जा सके, जो उनका पितृ देश है उन पितृ देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। आप सोचो, ये ए देश जो है वो समझो कि ब्रिटेन है और बी देश है भारत। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, भारत से ये व्यापार करते थे, इंपोर्ट करते थे और पैसा आता था। तो फिर इनको पता लगा कि यार भारत से ऐसे ही हम जो है वो इंपोर्ट करते गए तो सारा पैसा तो भारत में चला जाएगा, अमीर भारत हो जाएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, भारत को ही क्यों ना कब्जे में कर लें। तो ये उपनिवेश बनाना भारत को शुरू कर देते हैं। ऐसा सिर्फ भारत को नहीं, ऐसा देखना दक्षिण अमेरिका में होता है, नॉर्थ अमेरिका में होता है, अफ्रीका में होता है। और ये सिर्फ ब्रिटेन नहीं करता है, बल्कि यूरोप के जितने और पावर हुआ करते थे, चाहे उनमें स्पेन है चाहे उनमें फ्रांस है, सब ये क्या करते थे, है ना। तो ये वणिकवादी विचारधारा, और इस तरीके से भारत जो है उसको उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया जाता है। हालांकि भारत को उपनिवेश बनाने का मौका हम लोगों ने दिया है। भारत जो है, भारत ने सजा के एक राज उनको दिया था, वो उन्होंने कुछ छीना थोड़े था हमसे। होता क्या है, देखो अपने यहाँ 1757 ईस्वी में अपने यहाँ एक बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। एक्चुअली देखो होता क्या है, 1707 ईस्वी में अपने यहाँ जो अंतिम महान मुगल सम्राट होते हैं, अब देखो महानता की परिभाषाएं अलग अलग है तो इसको आप ऐसा समझो ना। तो कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो एक पॉलिटिशियन के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, हम पढ़ने की दृष्टि से देखें तो अंतिम कोई महान मुगल सम्राट हुआ
जिसका दबदबा हुआ करता था वह था औरंगजेब। औरंगजेब अब मर चुका है और इसके जो उत्तराधिकारी हुए वो सब बकवास। उनको राजकाज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शराब के नशे में धुत रहने वाले वो राजा, है ना। दरबार में नंगे आ जाते थे वो राजा, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। तो नाम उनका रंगीला क्यों था? क्योंकि रंगीला स्वभाव था उनका, ऐसा राजा। तो ऐसे राजा होने जब लगे तो होता क्या है कि जो क्षेत्रीय शक्तियां हुआ करती थी वो अपने आप को असर्ट करने लगती है, और केंद्रीय शक्ति जो मुगल सम्राट हुआ करता था उससे स्वतंत्र होने लगती है। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। तो ये पॉलिटिक्स हिस्ट्री से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर हिस्ट्री हम शुरुआत करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर आके शुरुआत होने लगती है और यहीं से अपनी इंडियन पॉलिटिक्स शुरू होने लगती है। तो देखो, ऐसे ही बंगाल में जो है वो इससे पहले और बहुत सारे नवाब होते हैं, अलीवर्दी खां होते हैं, मुर्शिद कुली खां होते हैं, और उसके बाद में एक यंग नौजवान लड़का है बंगाल का नवाब बनता है, जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला। क्या नाम होता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है ये यंग था, इसके बहुत सारे एस्पिरेशंस थे, इसलिए इसके दरबार में काम करने वाले लोग और साथ साथ अंग्रेजों को ये डर लग रहा था कि ये नवाब जो है हमारे बस का नहीं है, इसे हम कंट्रोल कर नहीं सकते, और हमें चाहिए एक पपेट नवाब, है ना, कठपुतली नवाब चाहिए जो हम जैसा चाहें वैसा करें। इसलिए यहाँ पर 1757 ईस्वी में इसके कमांडर होते हैं सिराजुद्दौला के मीर जाफर। मीर जाफर इसको नवाब यहाँ पर बना दिया जाता है, पर मीर जाफर जो है, मीर जाफर भी अंग्रेजों की डिमांड पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए फिर मीर कासिम को बनाया जाता है बंगाल का नवाब, है ना। मीर कासिम को बनाया जाता है। पर अब याद रखना, यहाँ पर देखो, ये 1757 की प्लासी का युद्ध होता है। इसमें होता क्या है, मीर जाफर को राजा बनाने का लालच दे दिया जाता है और एक कमांडर इन चीफ होता है सिराजुद्दौला का। तो होता क्या है, यहाँ पर मीर जाफर गद्दारी कर लेता है, और भाई ऑर्डर तो ये देंगे, कमांडर इन चीफ है, तो आर्मी इनकी लड़ती नहीं है, और सिराजुद्दौला को पकड़ लिया जाता है और इनको मार दिया जाता है, और बहुत बुरी तरीके से जो है इनकी बॉडी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मार के हाथी पे डाल के इनकी बॉडी को, पूरे लहूलुहान हुई को, बंगाल के बाजारों के बीच से निकाला जाता है, ताकि लोगों के बीच डर कायम किया जा सके। और यही वो टाइम था 1757 का। 1757 में प्लासी का बैटल, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब यहाँ पर बना दिया जाता है। मगर मीर जाफर भी कब तक अंग्रेजों की जो जिद थी और अंग्रेजों की डिमांड थी उसको पूरा कर पाता, इसलिए मीर जाफर की जगह पर उसको हटा के मीर कासिम को बना दिया गया। और मीर कासिम राजा तो बन गया, नवाब तो बन गया, मगर ये भी उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मीर कासिम को हटाकर वापस से मीर जाफर जो है इसको बंगाल का नवाब बनाने की बात की जाने लगती है। ऐसे में मीर कासिम जो है वो जाता है अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब होता है सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला, और उस वक्त मुगल सम्राट होते हैं शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। इनके पास आते हैं मीर कासिम साहब और बोलते हैं कि आप मेरी हेल्प करो अंग्रेजों को हराने में, और फिर हम लोग मिलकर आराम से यहाँ पर शासन किया करेंगे। तो ये 1764 में आप जो ये देख रहे हैं बक्सर का युद्ध, इसमें मीर कासिम एक तरफ, सिराजुद्दौला और शाह आलम, तो तीन तो हो गए एक तरफ, मीर कासिम प्लस सिराजुद्दौला प्लस शाह आलम एक तरफ, वर्सेस यहाँ पर आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर होते हैं उस वक्त गवर्नर बंगाल के, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से अब ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है, और हराने के बाद में अब एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाद में इनको हरा देने के बाद में 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको मिल जाती है। देखो, दीवानी का मतलब वो दीवानी में दीवानी वाला जमरी नहीं है, दीवानी का मतलब होता था राजस्व वसूली के अधिकार। अब राजस्व वसूली के अधिकार किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। पर देखना, यहाँ पर राजस्व वसूली के अधिकार तो मिल गए, मगर फिर भी ये अभी भी द्वैध शासन अपना रहे होते हैं। सर, ये द्वैध शासन किस बला का नाम है? तो यहाँ पर यह था कि दीवानी वाले मामले जो है, पैसे से लेन देन वाले संबंधी मामले अंग्रेज देख रहे थे। वो अंग्रेजों के जो कलेक्टर हुआ करते थे, समाहर्ता जिसे कहते हैं, आज का कलेक्टर वहीं से इसका उद्भव हुआ, वो देखा करते थे। और बाकी और काम जो हुआ करता था वो सब देखा करते थे जो यहीं के जो हुआ करते थे, जो हम कह सकते हैं कि स्थानीय जो लोग हुआ करते थे वही देखा करते थे। तो इस टाइम पे भी देश शासन चला होता है। बाद में 1773 तक ये देश शासन चल रहा होता। चलो जी, ये यहाँ पर हो गया। अब देखो, यहाँ पर 1765 में आकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इसको मिल गई,
और अब मेन समझो कि अब वास्तविक शासक बन गई कंपनी ही। अब दिखावे के लिए सिर्फ जो है बंगाल के नवाब को रखा गया ताकि लोग जो है एकदम से विद्रोह ना कर दें और उनको लगे कि हमें नवाब ही है, पर नवाब को कहा जाता था यहाँ कर सिग्नेचर, तो वो वहीं सिग्नेचर करता था। समझ रहे हो? परंतु हम सोचें कि वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? वास्तविक सत्ता अब हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसको यहाँ के जो नवाब थे उसने अधिकार दे दिया था टैक्स फ्री जो है वो ट्रेड करने का। यानी हालांकि ये अधिकार जो है वो दिया गया था मुगल सम्राट के द्वारा, है ना। मुगल सम्राट को ये पकड़ लेते हैं गिरबान और कहते हैं भाई ये अधिकार हमें दे, तो मुगल सम्राट इनको दे देते हैं। परंतु ये मुगल सम्राट इनको देते हैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी को। पर अब यहाँ पर कंपनी के जो नौकर हुआ करते थे, जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हुआ करते थे, वो भी ट्रेड करने लग जाते हैं और फ्री में, वो भी टैक्स नहीं देते हैं। ऐसे में भारतीय लोगों को नुकसान हो रहा था क्योंकि भारतीयों को तो टैक्स देना और उन लोगों को टैक्स नहीं देना, और साथ ही साथ जो वहां का बंगाल का नवाब था उसको भी टैक्स की हानि वहां पर हो रही थी। ऐसे में कंपनी जो है, कंपनी चल रही थी घाटे में, और कंपनी के जो यहाँ से कर्मचारी ब्रिटेन में जा रहे थे वो अमीर होके जा रहे थे। यानी रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से जब जाता है ब्रिटेन में तो बहुत अमीर होकर जाता है। वहां के लोग देखते कि ये इतना अमीर कैसे हो गया, है ना। यहाँ के जो कंपनी में छोटे मोटे काम करने वाले कर्मचारी भी वहां पर जाके एकदम अमीर बन जा रहे थे, समझ रहे हो। और वैसे भी जो गरीब होते हैं वो अमीरी का दिखावा ज्यादा करते हैं, तो ये वहां पर जाकर अमीरी का दिखावा किया करते थे, है ना। तो वहां की संसद और साथ ही साथ ब्रिटेन के लोगों में ये बात उठने लगी कि अब कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और कंपनी को अब ज्यादा शक्तियां और नहीं दिया जाना चाहिए, कंपनी को कंट्रोल करनी चाहिए वहां की सरकार। देखो अभी तक ये कंपनी है, जैसे कि मान लो यहाँ पर अडानी है, यहाँ पर अंबानी है, ऐसा कंपनी है। अब अडानी अंबानी जाके अफ्रीका के किसी देश को कॉलोनी बना ले, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट कहे कि भाई ये अमीर, ये कंपनी बहुत पावरफुल होगी, अब हम इंडियन गवर्नमेंट की उसको कब्जे में लेनी चाहिए। सेम ऐसे बातें चल रही है। और तो और बात तो पता तब लगी जब वहां के लोगों को जब ये बात पता लगी कि कंपनी ने वहां के राजा से लोन मांगा कि हमें लोन दो, लोन दो, कंपनी घाटे में चल रही है। तो वहां के लोगों का हैरान निकल गया। हैरान कैसे निकला कि भाई साहब यहाँ के जो इसके कर्मचारी हैं वो तो अमीर, रॉबर्ट क्लाइव अमीर होकर आ रहा, कंपनी घाटे में कैसे जा रही है? मतलब कहीं ना कहीं अराजकता चल रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चल रहा है कंपनी में, कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितताएं चल रही है, घोटाला चल रहा है। इसलिए ब्रिटिश संसद जो है वो चिंतित हो जाती है, वहां के लोग चिंतित हो जाते हैं और अब यहाँ पर आवाज उठने लगती है कि ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसे रेगुलेट करने किया जाना चाहिए। और इसीलिए सबसे पहले इसे रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट एक्ट लाया जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा लाया गया? अब आप भूमिका समझे, बैकग्राउंड जब आप समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्यों लाया गया था ये, है ना। ऐसे आप जो है वो नहीं समझ पाएंगे। अब आपको बैकग्राउंड पता लग गया कि क्यों लाया गया था। तो ये पहला ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में। समझ गए आप? चलो जी, बिल्कुल सर समझ गए। तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो बंगाल का अब गवर्नर हुआ करता था, अब तक बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जैसे बंगाल का गवर्नर, है ना। तो अब उस बंगाल के गवर्नर को यहाँ पर दर्जा दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन जहां भी जनरल शब्द लगेगा वहां पर महा शब्द आ जाता है। जैसे कहेंगे, आपने सुना होगा जनरल मैनेजर, तो वो क्या हो जाता है? महाप्रबंधक। क्या हो जाता है? महाप्रबंधक। तो मतलब अब ये गवर्नरों का भी गवर्नर बन गया। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ करता था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका नाम मत भूलना, सपने में भी कोई थप्पड़ मार के पूछे तो बताना कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल। इसका कार्यकाल 1773 से लेकर 1784 के अराउंड तक इसका कार्यकाल जो है वो हुआ करता था, है ना। अब देखो यहाँ पर और क्या किया जाता है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल बन गया, इसकी हेल्प के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद गठित की गई जो इसको सलाह देगी। क्या किया गया? 4 सदस्यों की एक परिषद बना दी जो इस गवर्नर जनरल को सलाह देगी, एडवाइस के लिए बना दी गई। चलो जी, अब और क्या किया? इस एक्ट के थ्रू मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। देखो उस काल में 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। सर कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसियां? तो आप यहाँ पर देखेंगे, एक प्रेसिडेंसी थी यहाँ पर बंगाल, एक यहाँ पर हुआ करती बॉम्बे, और एक यहाँ पर हुआ करती थी मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी।
तो यहाँ पर बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे इसको अधिभावी शक्तियां दे दी गई बाकी की 2 और प्रेसिडेंसी में, यानी अब ज्यादा पावर किसके हाथों में आ गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथों में आ जाता है। तो ये केंद्रीकरण की, देखो ये केंद्रीयकरण की शुरुआत धीरे धीरे हो रही है, किसी एक के हाथों में जा रहा है पावर दूसरे के हाथों से हटाकर। इससे पहले क्या हुआ करते थे, इससे पहले जितने भी गवर्नर थे अलग अलग प्रेसिडेंसी के, वो अलग अलग प्रेसिडेंसी के गवर्नर अपने आप से स्वतंत्र हुआ करते थे, एक दूसरे से किसी के भी अधीन नहीं हुआ करते थे। और सर इसमें क्या किया गया, और यहाँ पर 1774 में यहाँ पर क्या किया गया, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखो हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता में बना दिया जाता है। और क्या किया जाता है, यहाँ पर जो कंपनी के निजी कर्मचारी हुआ करते थे उनके उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, साथ ही साथ वो निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे। देखा मैंने बताया था ना, क्योंकि वो निजी व्यापार करने लगते हैं और खूब पैसा कमाने लगते हैं, घपला होने लगता है ना। तो ये तो अब जो है वो पर्सनली कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ वो उपहार गिफ्ट जो है वो नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, इन गिफ्ट के चक्कर में भाई वो घोटाले करे जा रहे हैं, है ना, तो ऐसा वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो और क्या किया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसे आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी में, तो वैसे ही तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस काल में हुआ करते थे। उन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ये बाध्यता होगी कि वो जितनी भी जानकारी है, चाहे वो राजस्व मामलों की संबंधित हो, चाहे वो नागरिक मामलों से संबंधित हो, चाहे वो सैन्य मामलों से, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो सैन्य मामले हो, चाहे वो राजस्व के मामले हों, वो सारे के सारे मामले जो है वो ब्रिटिश सरकार को इन सभी मामलों की जानकारी देगी। कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये इसके लिए अब जो है वो अनिवार्य यहाँ पर कर दिया जाता है ना। यहां तक आप समझ गए। चलो जी, है ना। अब देखो यहां पर क्या हुआ एक्चुअली, जो गवर्नर जनरल है उसकी 4 सदस्य एक परिषद हुआ करती थी, साथ ही साथ यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। तो अब देखो ये परिषद जो है ये ज्यादा, इसके पास ज्यादा पावरफुल, ये ज्यादा पावरफुल, इसके पास ज्यादा शक्ति है, या गवर्नर जनरल के पास ज्यादा शक्ति है, ये इसमें ठीक से डिफाइन नहीं किया गया। साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगा ये इसमें डिसाइड जो है वो ठीक से नहीं किया गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर एकदम कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कौन आएगा, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है, ये जो 4 सदस्य हैं इनकी अधिभावी शक्तियां क्या गवर्नर जनरल के ऊपर हैं, या गवर्नर जनरल इनकी बातों को मना कर सकता है, ये सारी बातें इसमें नहीं किया गया, कोई डिसाइड नहीं किया गया था, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो रही थी। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बंदोबस्त कानून लाया जाता है, एक बंदोबस्त कानून लाया जाता है जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है 1881 का। तो 1881 का एक ये हम कह सकते हैं कि सेटलमेंट एक्ट हुआ करता था, जिसमें ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड किया गया था। मेनली ये किससे रिलेटेड था, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है यहाँ पर मेनली डिसाइड जो है वो किया जाता है। क्या किया जाता है, एक तो देखो जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उसके कार्य जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए, कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है इनको कुछ नहीं कह सकता, ये इसके ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं है। देखो नया नया सुप्रीम कोर्ट बना है, समझो, नया नया कोई कोर्ट बना है। अब पहले देखो ये कोर्ट वोट सब कुछ हुआ नहीं करते थे, कि तो ब्रिटेन जो यूरोप है, यूरोप में जब वहां पर एनलाइटेनमेंट आता है तब जाके ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे आज अलग अलग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, वैसे उस काल में नहीं हुआ करते थे, राजा सब कुछ हुआ करता था। अब नया नया सुप्रीम कोर्ट बना है तो भाई अभी इसको इतनी पावर देने में हिचकेंगे लोग कि ये कौन होता है, हम पावरफुल हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट को कह दिया गया कि आपका पावर जो है वो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के ऊपर नहीं है। चलो जी, मान लिया आपकी बात। और और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी है ना, वो भी आपके अंडर में नहीं आते, है ना। वो अपने जितने भी उनके सेवा संबंधी कार्य होंगे उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके जुरिसडिक्शन से बाहर है, उनके ऊपर आप केस वेस नहीं चला सकते। चलो जी, और राजस्व वसूली से संबंधित जो मामले हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता, वो भी उससे बाहर हो गए। तो सर देख क्या पाएगा, है ना। अगला, कलकत्ता के जो जितने भी निवासी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रख दिया गया है। उनको क्या किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किसको रख दिया गया, कलकत्ता के जितने भी निवासी थे, है ना। परंतु यहाँ पर अलग अलग धर्म के जो लोग थे उनका ध्यान रखा गया कि उनके धर्म के अकॉर्डिंग ही वहां पर उनके जो है उनको सजा वगैरह सुनाई जाएगी। हिंदू धर्म का तो हिंदू धर्म के शास्त्र क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि अब नए नए ब्रिटेन जो है, ये ब्रिटिशर्स अभी सत्ता में आए तो वो नहीं चाहते थे कि भारत के जितने भी जो कानून है, भारत की जितनी परंपराएं हैं उनमें कोई हस्तक्षेप किया जाए ज्यादा। क्यों, क्योंकि नए नए हैं भाई, अभी ये लोग क्रांति कर देंगे तो उनमें हस्तक्षेप नहीं करना है।
और स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं वो प्राच्यवादी होते हैं। प्राच्यवादी प्राच्यवादी लोग ओरिएंटलिस्ट जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं। प्राच्यवादी लोगों का मानना था कि जिस देश में आपको शासन करना है उस देश की परंपराओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस देश के ज्ञान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि सर कोई बताओ तो सही, जैसे विलियम जोन्स थे, मैक्स मूलर, है ना, और कौन थे, जैसे कि विल्किंस, ऐसे लोग हुआ करते थे उस काल में। ये सब प्राच्यवादी, यानी ये सोचते थे कि इंडिया में अगर शासन करना है तो इंडिया की परंपराओं, इंडिया के कानून के अनुसार, इसलिए हिंदू मुस्लिम लोगों के लिए अलग अलग कानून लागू होता था। अगला, यहाँ पर बात की गई कि जो प्रांतीय न्यायालय हुआ करते थे, जैसे कि आज हाईकोर्ट समझो आज के, वैसे मान लो कि प्रांतीय न्यायालय है, उनकी अगर कहीं पर अपील करनी हो तो अपील होगी कहां पर, अपील की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में? नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, किसके पास की जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी इतने पावर नहीं, क्योंकि नया नया सुप्रीम कोर्ट बना है। अगला जी, साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है उसको प्रांतीय न्यायालयों और जो प्रांतीय काउंसिल हुआ करती थी उनके लिए भी नियम बनाने की और कानून बनाने की शक्ति दे देगी। तो ये एक सेटलमेंट कानून था, मेनली इसमें फोकस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से रिलेटेड। चलो जी, उसके बाद में टाइम आता है 1773 के 11 साल बाद में, है ना। यहाँ पर एक एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसको पिट्स नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसको जो लेकर आए थे उनका नाम हुआ करता था विलियम पिट, तो इसके नाम पे, इनके नाम पे रख दिया गया पिट्स एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। देखो इस वक्त तक आते आते कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और पावरफुल हो चुकी थी, है ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैसूर से लड़ाई यहाँ पर चल रही थी, है ना, मैसूर के साथ लड़ाई चल रही थी। साथ ही साथ जो है वो मद्रास के साथ, वहां पर और मद्रास में लड़ाइयाँ जो है वो हो रही थी। मराठाओं से इस टाइम पर लड़ाइयाँ चल रही थी। तो अब कंपनी और पावरफुल होगी, ज्यादा से ज्यादा इलाके कंपनी के पास आने लगे। तो अब एक और आवश्यकता महसूस हुई कि ब्रिटिश सरकार जो है वो कंपनी पर नियंत्रण को और मजबूत करे। कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा पावर आती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा इलाके आते जा रहे हैं, इसलिए कंपनी पर नियंत्रण रखना जरूरी है ना। अब क्या हुआ कि अब तक कंपनी क्या कर रही थी, अब तक कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, व्यापार कर रही थी। पर अब कंपनी के हाथों में, जैसे मैसूर से लड़ाई हुई, मराठाओं से यहाँ पर लड़ाई होती है, और वहां पर जो है वो कर्नाटक के नवाब से लड़ाई होती है। तो इनके साथ साथ कंपनी के पास कुछ राजनीतिक शक्तियां भी आने लगती है ना। तो राजनीतिक जब शक्तियां आने लगती है तो राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर दो संस्थाएं बना दी गई अलग अलग। राजनीतिक मामलों को देखने के लिए एक बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, समझ रहे हो, और जो इसके व्यापारिक मामले थे उन व्यापारिक मामलों को देखने के लिए यहाँ पर क्या बना दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD। जैसे आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वैसे उस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था। आप कंट्रोल और डायरेक्टर पर फोकस करना, कोर्ट बोर्ड भाड़ में गई। कंट्रोल मतलब जो राजनीतिक मामलों को देखेगा, और जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी को, डायरेक्टर्स तो कंपनी में होते हैं, तो उसके यानी व्यापारिक मामलों को कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन देखेगा, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये किसको देखेगा, राजनीतिक मामलों को। अब देखो बात क्या हो गई यहाँ पर तो हो गया अपना गवर्नर जनरल, ठीक है, इसके दो बॉस हो गए, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, समझ रहे, इसके दो बॉस हो गए। यानी इस गवर्नर जनरल को दो लोगों को रिपोर्ट करना होता था, व्यापारिक मामलों से संबंधित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और राजनीतिक मामलों से संबंधित बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो इसके दो बॉस हो गए। और अब ये इसका मजा इसका शुरू हो गया कि देखो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह ये ब्रिटेन वगैरह में, जैसे कोर्ट ऑफ, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में बैठा था, तो और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी ब्रिटेन में। तो यहाँ पर मौके पर मौजूद गवर्नर जनरल था, इन दोनों को लड़ा सकता था। कैसे, ये बोलता था साहब आपके बारे में तो ये बोल रहा है, अरे नहीं मैं तो यही करने वाला था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे बोल दिया ये, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलेगा हमसे तो पूछा ही नहीं, है ना। तो दूर दूर बैठे ये सब, तो संचार आज के जैसे थोड़े है, फोन कर दिया, मेल कर दिया, फैक्स कर दिया, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर अब ज्यादा पावरफुल कौन हो जाता है, गवर्नर जनरल जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो जाता है ना। तो इसमें क्या किया गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, है ना। चलो जी, अब यहाँ पर जो नियंत्रण बोर्ड हुआ करता था, ये कोर्ट ऑफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हुआ करता था, इसके बाद सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों की अधीक्षण की शक्तियां किसके पास हुआ करती थी, तो इसी कोर्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में ही हुआ करती थी, है ना। तो ये इसमें कहा गया। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। किसका, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र इसे कहा गया, ये याद रखना।
पहली बार इसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, है ना। और क्या कहा गया इसमें, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूरा का पूरा पूर्ण नियंत्रण दे दिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। तो ये कुछ चीजें आपको इस एक्ट से याद रख लेना है ना। चलो जी, हाँ ये देखो, कार्यकारी परिषद अभी गवर्नर जनरल की बनी रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। साथ ही साथ कंपनी जो है वो अब व्यापारिक संस्था नहीं रहकर एक शासनिक संस्था बन गई, यानी व्यापारिक तो देख रही थी, साथ साथ जो है ये शासनिक कार्य भी यहाँ पर संभालने लग जाती है। ऐसा नहीं कि वो व्यापारिक संस्था नहीं रहेगी, अभी भी व्यापारिक संस्था तो है, शासनिक कार्य भी संभालने लगी। इसके बाद में देखो 1793 में, यानी 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में एक और एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर अधिनियम लाया जाता है। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस पहले अमेरिका हुआ करता था ना, अमेरिका में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करता था, वहां पर ये हार जाता है। ये अमेरिका में हुआ करता था, वहां का भी गवर्नर जनरल, वहां पर ये हार जाता है, तो हारने के बाद इसको भारत भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया। चलो जी, भारत आता तो शर्त पे आता कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा पावर चाहिए, इसलिए तभी मैं भारत जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ हार गया, मेरे को बार बार अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर और ज्यादा पावर दिया जाता है। जो प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी जैसे कि बॉम्बे और मद्रास, उनके ऊपर और अधिभावी शक्तियां दे दी गई कॉर्नवालिस को, यानी गवर्नर जनरल को, और उसके ऊपर अधिभावी शक्तियां दे दी गई। मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकारों पर और नियंत्रणकारी शक्तियां गवर्नर जनरल को इस एक्ट के माध्यम से दे दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता है, कंपनी का जो एकाधिकार था, कंपनी का एकाधिकार ईस्ट इंडीज जो था, वहां पर व्यापार करने का एकाधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। इसके सिवाय कोई और कंपनी भारत वगैरह से या ईस्ट इंडिया में कहीं से व्यापार नहीं कर सकती थी, है ना। जैसे आज रेल कौन चला सकता है, रेलवे मिनिस्ट्री चला सकती है, और कोई नहीं चला सकता ना, वैसे एकाधिकार है ना वहां पर, तो उसका एकाधिकार हुआ करता था। उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया, तो 20 साल कितने हो गए भाई, 1303 में 10 साल, और 1803 और 1813 में 20 साल, तो 1813 तक इसका चार्टर नवीनीकरण कर दिया गया कि 1813 ईस्वी तक आप जो है वो एकाधिकार आपको है, आप इससे व्यापार कर पाएंगे वहां पर। चलो जी, और इस एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया, इस एक्ट के माध्यम से कहा गया जो कमांडर इन चीफ है उसका गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसका सदस्य होना अनिवार्य नहीं रखा गया। पहले क्या हुआ करता था कि जो कमांडर इन चीफ है, देखो अब तक कमांडर इन चीफ जो हुआ करता था, ये कमांडर इन चीफ कौन सर, अरे भाई हम कहें कि आर्मी का चीफ, जैसे आज सीडीएस यहाँ पे है तो वैसा आर्मी का चीफ जो है वो पहले अलग हुआ करता था, गवर्नर जनरल अलग हुआ करता था, समझो। तो उसको इसकी परिषद का सदस्य होना पड़ता था, तो क्या कि नहीं, उसको परिषद का सदस्य होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्नवालिस कह के ये आया था, है ना। तो अब उसको अलग उसके सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, बशर्ते उसको अलग से वैसा का वैसा ही नियुक्त किया गया हो, यानी कमांडर इन चीफ को सीधा एज ए कमांडर इन चीफ ही नियुक्त किया गया हो, तो उसे गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। और इसमें क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना हुआ था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजस्व मामलों को देखेगा, इसके जितने भी कर्मचारी और सदस्य हैं इनको भुगतान किया जाएगा भारत के राजस्व से। ये इसमें कह दिया गया कि भारत के राजस्व में से ही जो पैसा आएगा उसमें से ही पैसा इनकी सैलरी वगैरह दी जाएगी इनको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो जितने कर्मचारी और ये सदस्य हुआ करते थे इनको। तो ये तो बड़ी खराब बात होगी, देखो ये काम कर रहे हैं ब्रिटेन के लिए और पैसा किसके लिए रह रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं इंडिया से, तो यही तो होंगे होम चार्जेस। बाद में ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है दादा भाई नौरोजी, वो कहते हैं ना धन निष्कासन का सिद्धांत देते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत यहीं से शुरू हो जाता है, धन निष्कासन का सिद्धांत। तो ये दो बातें तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। आपको 20 वर्ष के लिए चार्टर बनाया गया, ये कभी नहीं पूछेगा, ये दोनों भी यूपीएससी नहीं पूछेगी, पूछेगी आपको इन दोनों में से, समझो। 1793 का एक्ट यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो एक्ट आता है 1813 का, क्योंकि 20 सालों के लिए यहाँ पर चार्टर का नवीनीकरण कर दिया गया था, तो 20 साल हो गए 1813 ईस्वी में। अब देखो 1813 में 20 साल हुए, इससे पहले भी कुछ गतिविधियां जो है वो वहां पर होती है ब्रिटेन में। क्या गतिविधियां होती है सर, तो वो गतिविधियां ये होती है कि इस काल तक आते आते उदारवादी लोग जो है उनका दबदबा बढ़ने लगता है ब्रिटेन की राजनीति, साथ ही साथ वहां की संसद में। सर ये उदारवादी लोग कौन होते हैं, उदारवादी लोग जो थोड़ा सा बल देते हैं, व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देते हैं, है ना। ऐसे लोग जो सरकार का कम से कम हस्तक्षेप चाहते हैं, वो किसी एक आदमी के अधिकारों को नहीं मानते, वो चाहते कि सब लोगों को पर्सनल जो है वो राइट मिलना चाहिए। तो ये सब वहां पर दबदबा, जैसे सर जेरेमी बेंथम,
जैसे मिल, जैसे जॉन लॉक, है ना, ऐसे बहुत सारे, वोल्टेयर, ये सब। वोल्टेयर कहते हैं कि मैं भले ही आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मगर मैं मरते दम तक आपके कहने की आजादी, आपके बोलने की आजादी, आपके असहमत आजाद है होने की आजादी की रक्षा करूंगा। ये वोल्टेयर साहब। ऐसे लोगों को जो है वहां पर दबदबा बढ़ने लग गया और 1808 ईस्वी में एक प्रवर समिति बनती है। प्रवर समिति, सिलेक्ट कमेटी, कहां पर? हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स, ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? तो देखो, ब्रिटेन की संसद में दो सदन, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा, लोकसभा, तो लॉर्ड वाली राज्यसभा और ये लोकसभा। तो इसमें एक 1808 में एक प्रवर समिति बनाई जाती है और ये प्रवर समिति जो है वो सिफारिश करती है कि ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया है, इस व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करो और सब लोगों को ईस्ट इंडिया से ट्रेड करने की आजादी यहाँ पर दी जानी चाहिए। ये कहने लगते हैं, है ना भाई, तो सब लोगों के अधिकारों की वकालत करते थे। और क्या करना चाहिए? तो और इस टाइम पे क्या होता था सर? नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, पर हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो देखो, नेपोलियन बोनापार्ट, और ये नेपोलियन बोनापार्ट कहां से थे? फ्रांस से। और इन लोगों ने लंका लगा रखी थी ब्रिटेन की, ब्रिटेन का दुश्मन और ब्रिटेन के साथियों का। इसने लगा रखा था महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इस महाद्वीपीय व्यवस्था में क्या हुआ करता था? जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, यानी वो मेनलैंड यूरोप है, वहां पर ब्रिटेन जो है वो व्यापार नहीं कर पाएगा। तो ब्रिटेन व्यापार कहाँ करेगा फिर? ब्रिटेन अपना सामान कहाँ बेचेगा, कहाँ से व्यापार करेगा, कहाँ नहीं बेचेगा? तो इसके लिए लाएगा कि भाई अब यहाँ तो ट्रेड कर नहीं पा रहे हम नेपोलियन की वजह से, तो अब कम से कम ईस्ट इंडिया में ही हम ट्रेड कर पाए। इसलिए ये भी एक इसके पीछे कारण हुआ करता था। इसलिए वहां की सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा और सरकार ने कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया जाता है आज से। पर याद रखना, एक्सेप्शन याद रखना, यहाँ पर चीनी प्लस चाय का व्यापार, यानी जो ये टी का ट्रेड करता था, होता था, वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। साथ ही साथ चीनी, अरे शुगर वाली चीनी नहीं, चीन के साथ जो व्यापार होगा वो भी अभी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। तो याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन कभी बने कि यहाँ से जो है वो जो ट्रेड मोनोपोली है, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। परंतु याद रखना, चीनी प्लस चाय, यानी चीनी व्यापार प्लस साथ ही साथ चाय का व्यापार जो है उसका एकाधिकार अभी भी बनाए रखा गया था। और ये जो उदारवादी लोग अब वहां पर सत्ता में आ रहे थे या पावरफुल हो रहे थे, इन उदारवादी ने कहा कि भाई बेटे, ये भारत जो है, भारत के लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए। वो लोग बर्बर हैं, उन लोगों में ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अज्ञानता है, और हमें वहां पर जाकर ईसाइयत की रोशनी फैलानी चाहिए, है ना। तो इसलिए ये ठेका ले लेते हैं इंडिया को सभ्य बनाने का। अरे हमें क्या सभ्य बनाएंगे, है ना, ये हम लोग इनसे ज्यादा सभ्य हुआ करते थे, पर ये ठेका इन्होंने ले लिया। हम लोग कुछ राजनीति के चक्रों में पड़ गए, नशेबाजी, शराब, गलत आदतें और सोशल एविल्स के चक्कर में पड़ गए, इसलिए हम पीछे रह गए, और ये हमें सभ्यता सिखाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए वहां पर जो ईसाई मिशनरियां हुआ करती थी, सर मिशनरियां मतलब कोई मशीन थी क्या? नहीं नहीं नहीं, मिशनरियां नहीं, मशीन नहीं, ईसाई मिशनरियां मतलब हाँ वहाँ के जो एनजीओ टाइप के, आप समझो, उन लोगों को भारत में आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई कि आप भारत में जाओ और भारत में ईसाइयत की रोशनी फैलाओ। वहां पर जो धर्म और वहां पर अधर्म चल रहा है, वहां पर जो अंधविश्वास चल रहा है, उस अंधविश्वास को हटाओ और सीधा जीसस से उनकी कनेक्टिविटी बिठाओ, फोन नंबर उनसे मिलाओ, है ना। और ये हमारी सब फिरकी ले रहे थे, ये लोग कर क्या रहे थे कि अपनी हमारे वाले अंधविश्वासों को हटाकर अपने वाले अंधविश्वास हम पे थोप रहे थे, समझ रहे हो। अब यहाँ पर क्या किया गया कि भारत में जो है अब शिक्षा भी देनी चाहिए। तो शिक्षा के लिए दुनिया में पहली बार 1 लाख रुपए का यहाँ पर बजट दिया जाता है। समझो, उस वक्त तक ब्रिटेन में भी शिक्षा के लिए कोई बजट नहीं हुआ करता था, पर भारत में यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है वो शिक्षा के लिए बजट रखा गया। 1813 की एक्ट है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पर एक यहाँ पर गड़बड़ी थी, ये शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए? क्या ये वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए? क्या ये साहित्यिक शिक्षा होनी चाहिए? क्या ये हम कहें कि यहाँ की मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए? ये यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया, सिर्फ कह दिया गया शिक्षा दी जानी चाहिए। और इस शिक्षा के साथ यहाँ पर बहस छिड़ जाती है प्राच्यवाद वर्सेस
आंग्लवाद के बीच में। आंग्लवादी चाहते थे कि इंग्लिश में शिक्षा दो और ब्रिटिश शिक्षा दो, साहित्यिक शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। जबकि प्राच्यवादी कहते हैं कि नहीं, मातृभाषा में भारत की शिक्षा दो, साथ ही साथ भारत के ज्ञान विज्ञान जो है इसकी शिक्षा उनको दी जानी चाहिए और वैज्ञानिक और वाणिज्यिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आंग्लवादी कहते थे नहीं, इनको अंग्रेज बनाओ, है ना। ये यहाँ पर इनको हिंदी मीडियम और जो यहाँ की मातृभाषा है उनको वर्नाक्युलर लैंग्वेज में शिक्षा देने से कुछ नहीं होगा। जैसे आज भी अपने यहाँ कुछ नेता बन जाते हैं ना कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको कुछ नहीं आता, और इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। यूपीएससी भी देखो हिंदी मीडियम वालों के साथ कितना सारा वो करती है, हम कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार करती है एक तरीके का, है ना। तो अब यहाँ पर व्यापार अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया कि आप जाओ और अंग्रेजों सब व्यापार करो इंडिया से, है ना। तो ऐसा धर्म प्रचार की स्वतंत्रता यहाँ पर इनको मिल जाती है, ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर आ जाती है। साथ ही साथ इसमें ब्रिटेन के राजा की प्रभुसत्ता को एक बार फिर से स्थापित कर दिया जाता है कि भारतीय जो है यहाँ पर ब्रिटेन की जो भी ब्रिटेन की सरकार है उसकी प्रभुसत्ता यहाँ पर है। एक काम और यहाँ पर किया गया जो यहाँ पर नहीं लिखा है, वो काम यहाँ पर किया जाता है। एक मिनट गाइस, एक कहाँ चला गया कर्सर। तो एक काम यहाँ पर ये किया जाता है कि देखो यहाँ पर काम ये किया गया कि अब यहाँ पर स्थानीय जो सरकार हुआ करती थी, लोकल गवर्नमेंट्स, इन लोकल गवर्नमेंट्स को कहा गया कि आप टैक्स लगाएंगे और कोई आदमी टैक्स नहीं भरेगा तो उसके ऊपर आप दंड भी लगाएंगे। तो ये वाली एक और बात जो है इसमें 1813 के एक्ट के थ्रू कह दिया जाता है। इसके बाद में देखो 20 साल के लिए इसका चार्टर का नवीनीकरण कर दिया जाता है। तो 20 साल कब? 1813 से 1823 और 23 से 33। तो 1833 में अब अपने यहाँ क्या आ जाता है, नया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चलो जी, नया चार्टर एक्ट अपने यहाँ आ जाता है। और देखो इस वक्त अपने यहाँ हुआ करते थे गवर्नर जनरल, कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे। इनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक हुआ करते थे। बहुत भले आदमी, विलियम बेंटिक बहुत अच्छे आदमी हुआ करते थे, है ना। अब इस 1833 के एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। यानी देखो केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। 1773 के एक्ट से जो केंद्रीकरण बढ़ना शुरू हुआ था वो अभी भी बढ़ रहा है ना। और अगला एक्ट जब देखेंगे उसमें एकदम चरम पर पहुंच जाता है। इसमें एकदम पूरा ये मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1873 के एक्ट से जो केंद्रीकरण शुरू हुआ उसको चरम पर पहुंचाया 1853 के एक्ट ने, कैसे? तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे, है ना। जैसे कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, उसको अधिवायु सत्ता दे दी गई, ये सब ये केंद्रीकरण था। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसको, समझ रहे हो। बंगाल के गवर्नर की जगह अब बन गया ये भारत का गवर्नर जनरल। कौन से के थ्रू? 1833। और ऐसे पहले भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, समझो, क्योंकि ये देखो इनका कार्यकाल। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहले भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पर बनकर आ जाते हैं। चलो जी, और देखो इसमें केंद्रीकरण की कैसे विधायी अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं जो प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, जैसे बॉम्बे, साथ ही साथ जैसे मद्रास, इनके जो भी विधायी अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया जाता है। देखो केंद्रीकरण चरण पे पहुंच गया ना, सारे अधिकार किसको दे दिए गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो हुआ ना केंद्रीकरण। हाँ, अब यहाँ पर बात देखो, आंग्लवादी और प्राच्यवादी में बताया था। अब आते आते जो आंग्लवादी हुआ करते थे, आंग्लवादियों का दबदबा बढ़ने लगता है, प्राच्यवादियों का दबदबा कम होने लगता है। और परिणति इसकी तब होती है जब यहाँ पर एक विधि सदस्य जोड़ा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में, और उसका नाम हुआ करता था लॉर्ड मैकाले। मैकाले कहा करता था कि हम लोगों को, इंडियन लोगों को भूरे अंग्रेज बनाने हैं, यानी जो रंग और रूप में भारतीय हो मगर सोच विचार और रुचियों में अंग्रेज हों, ऐसे भूरे साहब बनाना है जो कंपनी की निचले पदों पर सेवाएं दे सके। क्योंकि ब्रिटेन से जब इनको लाया जाता था कर्मचारियों को निचले पदों पर, तो महंगे पड़ते थे, तो इधर सस्ते वाले, है ना। इसलिए भारत में शिक्षा दी जानी चाहिए। और कैसे शिक्षा? तो वो कहते हैं कि भैया यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। और बड़े दम्भ के साथ लॉर्ड मैकॉले कहते हैं कि ब्रिटेन के किसी एक अच्छे से पुस्तकालय की किसी एक ताक में इतना ज्यादा ज्ञान है जो भारत के संपूर्ण शास्त्रों में नहीं है। ऐसे दम्भ से भरी बात लॉर्ड मैकॉले कहते हैं। तो आज भी अगर कोई आदमी आपको लगेगा कि जो इंग्लिश की ज्यादा पैरवी करता है तो उसे कहेंगे कि ओ मैकॉले की औलाद सुन ले, ऐसा। तो मैकॉले ऐसा आदमी, है ना। और ये होते हैं विधि सदस्य, और इसी टाइम पे शुरू होता है लॉ कमीशन अपने यहाँ।
तो विधि आयोग अपने यहाँ होता ना, तो ये विधि आयोग, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष यही हुआ करते थे, लॉर्ड मैकॉले, है ना। और इन्हीं के द्वारा बाद में क्या किया गया था, यहाँ से जो विधि अपने यहाँ कानून को कोडिफाई करने की शुरुआत हुई, और जो अपने यहाँ आईपीसी और सीआरपीसी जो हुआ करती थी, ये सब आईपीसी वगैरह ये कौन बनाना शुरू करते हैं, तो 1862 में अगर आईपीसी जो बन जाती है, पुलिस एक्ट बनाते हैं यही लॉर्ड मैकॉले, और यहीं पर बनाया जाता है, कोडिफाई यहाँ पर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर कंपनी का व्यापार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। सर कैसा व्यापार पूरी तरीके से समाप्त, देखो 1833 का एक्ट, 13 का एक्ट हुआ करता था, 1813 के एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, चीनी प्लस चाय इसके अधिकार को, एकाधिकार को बनाए रखा गया। अब 1833 के एक्ट में कहा गया कि भैया ये भी खत्म, अब कोई एकाधिकार नहीं है, अब कंपनी एक प्रशासनिक संस्था रह गई मात्र, क्योंकि व्यापारिक संस्था तो है ही नहीं, क्योंकि व्यापारिक कार्य तो समाप्त हो गए, तो अब सिर्फ प्रशासनिक संस्था रह जाती है। इस एक्ट के माध्यम से इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रख लेना है ना। चलो जी, एक और यहाँ पर काम किया जाता है, ये काम ये किया जाता है कि इसमें खुली प्रतियोगिता, भाई पहले क्या होता था कि ब्रिटेन के लोग ज्यादा जो है वो यहाँ पर नौकरी उनको मिलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जॉब उनको मिलेगी, तो यहाँ पर भी बात उठने लगती है भाई हम लोगों को भी जॉब दो, तो और मेरे को लेके यही है कि हमें भूरे अंग्रेज इनको बनाना है और इनको अंग्रेजी शिक्षा दे दो ताकि निचले पदों पे काम करने लगे। तो खुली प्रतियोगिता की कोशिश यहाँ पर की जाती है, पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है ना वो विरोध करता है, उनको लगता था कि नहीं यार ये इंडियन लोग, ये काले कलूटे लोग ये थोड़ी काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, हम नहीं मानेंगे ये वाली बात। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विरोध की वजह से ये खुली प्रतियोगिता जो लानी थी वो खत्म कर दी गई, वो इस एक्ट के माध्यम से नहीं हो पाई, ये जो है वो प्रावधान हटा दिया गया। तो कभी एग्जाम में बने कि खुली प्रतियोगिता 1833 के एक्ट से लॉन्च की गई, नहीं, प्रयास किया गया था मगर नहीं हो पाया था, है ना, विरोध के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विरोध के वजह से, है ना, ये हटा लिया गया था, है ना। तो ये सारा काम हो गया 1833 के एक्ट में। इसके बाद 20 वर्षों के लिए चार्टर का नवीनीकरण कर दिया गया, और अब 20 वर्ष कब होंगे, तो 20 वर्ष यहाँ पर हो जाते हैं 1853 में, 1853 में। चलो जी, इस वक्त तब आप देखेंगे यहाँ पर एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी, आपको पता ही है, व्यक्तिगत का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति। अब तक देखना, अब तक रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, और जो सिख साम्राज्य था वो भी ब्रिटेन के अंडर में अब धीरे धीरे आने लग गया है। तो अब कंपनी के ऊपर और जो है वो कंपनी और पावरफुल हो गई, तो लग रहा था कि नहीं भाई अब कंपनी, देखो वैसे भी ट्रेड करने वाली संस्था तो अब कंपनी वैसे नहीं रह गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसके प्रशासनिक कार्य रह गए थे अब यहाँ पर, है ना। तो कंपनी पर रखा गया कि भाई कंपनी को अब जो है वो उसके ऊपर और ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कंपनी को अब 20 वर्षों का चार्टर का नवीनीकरण नहीं किया जाता। कंपनी को ये कह दिया गया भाई जो महारानी और महारानी के वारिस, उन लोगों अगर आपने विश्वास जीत कर रखा तो आप कंपनी बना के रख सकते हो, नहीं तो आपको कह दिया गया कि बेटा आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दो। तो अब याद रखना, अब 1853 के एक्ट के माध्यम से 20 वर्षों का यहाँ पर नवीनीकरण चार्टर का नहीं किया जाता। और यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो 1833 के एक्ट के थ्रू कंपनी का अब कोई व्यापारिक कार्य नहीं रह गया, उसका क्या कार्य रह गया, प्रशासनिक कार्य रह गया। अब पता लगा धीरे धीरे कि प्रशासन में भी भाई दो तरीके के कार्य होते हैं, एक कानून बनाना, एक कानून को लागू करना, तो क्यों ना इन दोनों को भी अलग अलग कर दें। तो इस एक्ट के माध्यम से कानून बनाना और कानून लागू करना, इन दोनों को अलग कर दिया गया, यानी विधायी कार्य और कार्यकारी कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। मान ली बात सर आपकी बात। अब यहाँ पर और क्या किया जाता है, यहाँ पर पहली बार जो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, और इसमें एक परिषद बनाई जाती है, विधान परिषद। विधान परिषद जब आप बनते हैं, देखो दो तरीके की परिषद हुआ करते थे, एक कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद मतलब आज समझो कि जो गवर्नर जनरल और उसके मंत्री जैसे, है ना, जैसे आज मान लो कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट होती है वैसे, और विधान परिषद मतलब जैसे संसद है वैसे। तो यहाँ पर विधान परिषद एक यहाँ पर क्रिएट की जाती है ना। तो विधान परिषद जो है क्रिएट की गई, और इनमें 6 नए पार्षद जोड़े गए, है ना। यहाँ पर जो है वो 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें क्या कहा गया, विधान पार्षद कहा गया। क्या कहा गया, विधान पार्षद जो है इनको कहा गया, है ना। तो विधान परिषद यहाँ पर बना दी गई, और इस विधान परिषद को कहा गया केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद इसे कहा गया, यानी कानून बनाने वाली संस्था।
कानून ये बनाती थी, लागू कौन करते थे? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद लागू करती थी। तो कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद बना दी गई अपने यहाँ, है ना। और ये एकदम छोटी संसद की जैसे काम करती थी, और ये उन्हीं परंपराओं का पालन करती थी जो ब्रिटेन की संसद जिन परंपराओं का पालन करती थी, उसी आधार पर ये केंद्रीय विधान परिषद जो है वो काम यहाँ पर किया करती थी, है ना। तो ये यहाँ पर पहली बार जो है वो कानून बनाना, अलग से कानून बनाने के कार्य को अलग से मान्यता जो है इसमें दी जाती है। और सर यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर प्रतियोगिता प्रणाली शुरू कर दी जाती है, खुली प्रतियोगिता जो है वो शुरू कर दी जाती है। यानी अब कोई भी एग्जाम देकर जो है वो यहाँ पर बन सकता था। जो कंपनी है, कंपनी में जॉब जो है वो एग्जाम के थ्रू अगर उसको पास करता है और वो ठीक से पास कर लेता तो फिर उसको रैंक के आधार पर वो ले सकता था, है ना। और इसके लिए बाद में भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में मैकॉले समिति भी नियुक्त की जाती है। मैकॉले समिति किसके लिए? तो जो भारतीय सिविल सेवा थी उसके संदर्भ में यहाँ पर मैकॉले समिति भी नियुक्त कर दी जाती है। और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के तहत उसके विश्वास के तहत कब्जे में रखने की यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू सिफारिश कर दी जाती है। याद रखने वाली एक चीज यहाँ पर यह है कि पहली बार यहाँ की जो केंद्रीय विधान परिषद अभी बनी, केंद्रीय विधान परिषद, तो इस केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व, पहले इसमें कौन हुआ करते थे? अंग्रेज। तो अब इसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया, और गवर्नर जनरल की जो ये परिषद हुआ करती थी इसमें 6 नए सदस्य जोड़े, और इनमें से इन 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव जो है वो तो बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की जो स्थानीय प्रांतीय सरकार हुआ करती थी ना, वो करती थी। याद रखना, चुनाव नहीं होता था यहाँ पर, चुनाव नहीं था। वो जो प्रांतीय परिषदें हुआ करती थी वो इनको मनोनीत करती थी, नॉमिनेट करती थी, चुनाव नहीं हुआ करता था। याद रखना, चुनाव बाद आएगा, 1919 में जाकर चुनाव आएगा, उससे पहले कोई चुनाव नहीं है। तो ये यहाँ पर इतने सारे कार्य जो है इसके थ्रू किए गए, ये चीजें आपको पता लग गई। और आगे क्या किया? आगे देखते हैं क्या किया। हाँ जी, उसके बाद में अपने यहाँ देखो क्या हो जाता है, 1853 का एक्ट, और 1853 के एक्ट के बाद में आपको बताइए डलहौजी की राज्य हड़प नहीं थी, और उसके बाद में जो है वो अवध का अधिग्रहण कर लिया जाता है, और अवध के नवाब वाजिद अली शाह, और वो जब उनको महल से जब ले जाया जा रहा होता है तो वो एक ठुमरी, बहुत अच्छे कलाकार हुआ करते थे, ठुमरी लिखा करते थे, गाया भी करते थे। तो वाजिद अली शाह ठुमरी गाते हैं, बाबुल मोरा नेहर छूटो ही जाए। और इस बार यूपीपीसीएस में जो आर का एग्जाम हुआ उसमें नेहर का शब्द का मतलब आया था कि नेहर क्या होता है? पीहर। बाबुल मोरा नेहर छूटो जाए, यानी अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, अब ब्रिटेन जो वो अंग्रेज उनको ले जाते हैं और निष्कासित कर देते हैं, चलो जी, है ना। और अब होता है 1857 का महान विद्रोह, क्रांति, है ना। इस क्रांति के बाद में ये हो गया कि लोग दुश्मन किसको समझने लगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि दुश्मन हमारी कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। महारानी तो अच्छी है, तो अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं, महारानी की प्रजा बनना है, ये लोगों के दिमाग में था। इसलिए अब ब्रिटेन में भी आवाज उठी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है, इसको अब राज्य ज्यादा देर और इसको नहीं चलने देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद में एक एक्ट यहाँ पर लाया जाता है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1858 का। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया जाता है कि बेटा रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, हटवाई, नेशनलाइजेशन कर दिया, जैसे हमारे करते थे ना 1800, जैसे 1973 में कोल जो माइंस थी उनका नेशनलाइजेशन अपने कर दिया गया, और अपने 1984 के आसपास जो है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। ऐसे राष्ट्रीयकरण, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हाथ से। तो सर ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई, और अब सीधा का सीधा किसके, भारत जो है वो किसके अंडर चला गया? सीधा का सीधा ताज के अंदर में चला गया। वहां का क्राउन जो होता था, उस क्राउन के अंडर में, यानी वहां का जो सम्राट होता था वो सब कुछ संभालेगा अब, शासन, है ना, ये कह दिया गया। देखो ये अलग अलग नाम से जाना जाता था, ये आप एक बार पॉज करो और आराम से पढ़ लो, इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोई है नहीं, क्यों इतना जाना जाता था, है ना। विलियम पिट लेके आया, इसलिए पिट्स एक्ट है, रेगुलेट करने लिया रेगुलेटिंग एक्ट है, और ये काउंसिल के लिए लाया गया तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट है, और यह क्या गया स्वतंत्रता के लिए आ गया तो स्वतंत्रता अधिनियम है। चलो जी, ये हो गया, है ना। ये भाई सेम बातें यहाँ पर दोहराई गई है, आप आराम से पॉज करके एक बार देख लो, उसमें कोई ज्यादा काम की चीजें है नहीं है। काम की चीजें कहाँ है? यहाँ काम की चीजें हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम होता है, और स्वतंत्रता संग्राम के बाद में अब यहाँ पर शासन देखो 1858 से लेकर
1858 से लेकर 1947 तक किसका शासन चलता है? ताज का शासन अपने यहाँ चलता है अब। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, समझो। तो ये अब सारी शक्तियां किसको हस्तांतरित कर दी जाती है? ब्रिटिश जो सम्राट था उसको यहाँ पर हस्तांतरित कर दी जाती है। और उस टाइम पे ब्रिटेन की साम्राज्ञी हुआ करती थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। तो विक्टोरिया जो थी, विक्टोरिया के नाम पे अब सारे साम्राज्य भारत की कौन बन जाती है? विक्टोरिया। तो हम और आप किसकी प्रजा बन गए? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की प्रजा बन गई। तो अब देखो भाई, विक्टोरिया की प्रजा बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, तो अब तक जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका क्या काम? वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो अब कहा गया कि नहीं, इंडिया में अब जो रहेगा वो रहेगा वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, है ना। और ये किसका डायरेक्ट प्रतिनिधि होगा? रानी विक्टोरिया का, यानी वहां की क्वीन का, वहां के सम्राट का प्रतिनिधि होगा कौन? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और ऐसे पहले वॉइस रॉय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कैनिंग। एक्चुअली 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक इनका कार्यकाल हुआ करता था। तो 1857 की क्रांति के वक्त भी यही गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद में वॉइस रॉय इनको बना दिया जाता है कि आज से आप वॉइस रॉय होंगे भाई, है ना। अब ब्रिटेन का, भारत का शासन सीधे ब्रिटेन के द्वारा संभाला जाने लगा। चलो, और भी कुछ हुआ था, इतना सब नहीं हुआ था। और क्या हुआ सर? तो यहाँ देखते हैं और क्या हुआ। एक यहाँ पर आया था कि अब ब्रिटेन की, अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में दो काम करते थे। काम कौन कौन करते थे? देखो, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। तो इनका कोई काम ही नहीं है। ये भाई बोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के थे ना, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म तो ये भी खत्म। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म। तो सर इसकी जगह कौन आया? इसकी जगह आया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कौन होता था सर? ब्रिटेन की कैबिनेट जो होती थी, ब्रिटेन की कैबिनेट में एक मंत्री होता था। याद रखना, अपने यहाँ जैसे मंत्री कहते हैं ना, वहां पर सेक्रेटरी कहते हैं। जैसे कभी कभी आप इंग्लैंड सुनेंगे कि यूएस का सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन इंडिया में आया, तो आप सोचोगे सेक्रेटरी मतलब अपने यहाँ तो जैसे सचिव होता है वैसे, तो नहीं, सेक्रेटरी वहां का मंत्री है। तो भारत सचिव, तो वहां की ब्रिटेन की कैबिनेट में एक मंत्री होता था जो भारत से संबंधित मामलों का होता था, और वो होता था भारत सचिव। और इस भारत सचिव के लिए एक 15 सदस्य एक हम कह सकते हैं कि एक समिति इसके लिए बना दी गई। और उन 15 सदस्यों में से मानो 7 सदस्य तो वही थे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे। 7 सदस्य तो वही थे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हुआ करते थे, है ना। तो यहाँ पर भारत का राज्य सचिव जो है, अब से कौन होगा यहाँ पर? तो भारत का राज्य सचिव, या जिसे हम कह सकते हैं भारत सचिव। भारत सचिव जो है वो सारे मामले देखेगा अब इंडिया से संबंधित, ये इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर कह दिया गया। और ये जो भारत सचिव है वो वहां की कैबिनेट का सदस्य है, और वो ब्रिटिश संसद के प्रति सीधा सीधा उत्तरदायी हुआ करता था। चलो जी, इतना सारा हो गया। उसके बाद में क्या किया गया यहाँ पर? ये जो भारत सचिव थी और उसकी परिषद जो हुआ करते थे, इस परिषद, इसको एक निगमित निकाय बना दिया, है ना। और निगमित निकाय का मतलब क्या हुआ? रजिस्टर्ड, एक कंपनी के जैसे। अब इसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है, जैसे आप एक कंपनी के ऊपर मुकदमा कर सकते हो ना, वैसे इसके ऊपर भी मुकदमा, और ये भी किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती थी, है ना। चलो जी, इतना सारा कार्य कर दिया गया 1858 के एक्ट के थ्रू। उसके बाद में आ जाता है 1861 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। देखो, 1857 की क्रांति और उसके बाद में और बहुत सारे सुधार के लिए एक्ट लाए जाते हैं, जैसे 1861 का आता है, 92 का आता है, 1909 का आता है। तो 1861 के एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? भारतीय प्रतिनिधियों की, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई उसका एक पीछे कारण ये भी था कि भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं दे रहे थे, है ना। तो प्रतिनिधित्व यहाँ पर, भारतीयों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहाँ पर कर दी जाती है। वायसराय कुछ भारतीयों को, जो विस्तारित परिषद हुआ करती थी, परिषद कौन सी सर? विधान परिषद, याद रखना, कार्यकारी परिषद नहीं। कार्यकारी परिषद तो बहुत बाद में जाकर उसमें सम्मिलित होते हैं, अभी नहीं, है ना। तो यानी सरकार में नहीं, कानून बनाने वाली परिषद, जो परिषदों का विस्तार यहाँ पर किया जाता है। और उस विस्तारित परिषद में यहाँ पर गैर सरकारी सदस्य जो हुआ करते थे, यानी जो सरकार के नहीं थे, भारतीय लोग, उनको यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। याद रखना, मनोनीत किया जाता है, याद रखना। चुनाव अभी भी नहीं था, मनोनीत कर देते, उनसे उनको लगता था ये बड़े आदमी हमारी बात बोलेगा, है ना, है इंडिया का, तो लोगों के दिमाग में इंडिया का प्रतिनिधित्व भी है। साथ ही साथ ये थोड़ा अंग्रेजों से की रिस्पेक्ट करता है, अंग्रेजों के पक्ष में है, तो इसको हम बना देते हैं। तो ऐसे कुछ भारतीयों को यहाँ पर नामांकित किया जाता है। 1862 ईस्वी में इस एक्ट के थ्रू लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नियुक्त किया, एक बनारस का राजा, एक पटियाला का महाराजा, और एक हुआ करते थे सर दिनकर राव। इनको केंद्रीय विधान परिषद में यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। तो ये
ये कार्य जो है वहां पर कर दिया जाता है 1861 के एक्ट के थ्रू। चलो जी, और यहाँ पर क्या क्या जाता है तो वो भी देखते हैं और क्या क्या जाता है। इसने जो बम्बई मद्रास जो प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी उनकी विधायी शक्तियां वापस लौटा दी, है ना। देखो ये विधायी शक्तियां वापस इनको लौटा दी। हुआ करता था 1833 के एक्ट में क्या गया था, इनकी शक्तियां सारी छीन ली। तो जिसको 1833 के एक्ट ने जिस केंद्रीकरण को चरम पर पहुंचाया, उसी विकेंद्रीकरण से वहीं से शुरुआत हो जाती है। वह उसको विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर देता है भारत परिषद अधिनियम। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि भारत के संवैधानिक विकास में 1861 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो बिल्कुल आपको यही सब बताना पड़ेगा कि देखो भारतीयों का पहली बार यहाँ पर मनोनीत करना या प्रतिनिधित्व तो शुरू हो गया, परिषदों का विस्तार किया जाने लगा, और ये जो केंद्रीय और ये जो सॉरी जो प्रांत की विधायी शक्तियां होती थी उनको पुनः बहाल कर दिया गया प्रेसिडेंसियों की, ये सब, है ना। देखो ये भारतीय सदस्यों का यहाँ पर राजा जमींदार मैंने बताया, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा, सरदिन का राव, ये सब प्रांतीय सरकारों को कानून बनाने का अधिकार यहाँ पर मिल जाता है ना। गैर सरकारी सदस्य जो है यहाँ पर जोड़े जाने लगते हैं। साथ ही साथ इस एक्ट ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी। ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है? पोर्टफोलियो प्रणाली, इसको मान्यता दे दी। सर ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है? देखो आज आप ऐसा देखते हैं संसद में कि डिफेंस मिनिस्टर को क्वेश्चन करते हैं तो डिफेंस मिनिस्टर जवाब देते हैं, विदेश मंत्री को पूछते हैं तो जयशंकर जी जवाब देते हैं, होम मिनिस्टर का कोई सवाल पूछते हैं तो वो अमित शाह जी जवाब देते हैं। ऐसा होता है? ऐसा हमेशा नहीं हुआ करता था। पहले ऐसे काम का बंटवारा ही नहीं हुआ करता था कि डिफेंस से संबंधित मामला किसका, राजनाथ सिंह जी का कि उनका। ये पहले ऐसे कोई वही नहीं हुआ करता था, समझ रहे हो। तो पहले क्या हुआ करता था, तो पहले कुछ भी ये ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, जो जिसके जवाब आता था वही। तो पोर्टफोलियो प्रणाली हालांकि इस एक्ट के थ्रू नहीं, पहले ही शुरू हो जाती है, पर इस एक्ट ने इस पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी। यानी एक मिनिस्ट्री से, एक मामलों से संबंधित एक मिनिस्टर, और उस मिनिस्टर की सारी जिम्मेदारी उन मामलों के संबंधित, जैसे मामलों से संबंधित सारे मामले गृह मंत्री, डिफेंस से संबंधित सारे मामलों की जिम्मेदारी डिफेंस मिनिस्टर को। सवाल किससे पूछेंगे? उनसे। जवाब कौन देगा? वही। ऐसा पोर्टफोलियो प्रणाली जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी जाती है। साथ ही साथ अध्यादेश, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखिए, ऑर्डिनेंस अभी 6 मंथ का होता है, 6 महीने का होता है ना। जैसे राष्ट्रपति अपने 1 to 3 आर्टिकल में, और जो गवर्नर होते हैं राज्यपाल वो 213 आर्टिकल में अभी भी जारी करते हैं। तो ऐसे जो आपातकालीन स्थिति है उससे लड़ने के लिए बिना काउंसिल की संस्तुति के ही जो वायसराय हुआ करते थे वो अध्यादेश जारी कर सकते थे। ये पावर दे दिया गया इस एक्ट के थ्रू। और अध्यादेश कब तक होता था? तो 6 महीने के लिए वैलिड होता था। इतने सारे पावर्स जो है, इतने सारे कार्य जो है वो इस 1861 के एक्ट के थ्रू कर दिए जाते हैं। चलो जी सर, मान लिया आपकी बात कर दिया। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है 1892 ईस्वी का एक्ट, है ना। सॉरी, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आता है फिर 1892 ईस्वी का एक्ट। और इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है वो 1 by 1 करके देखते हैं। इस एक्ट के थ्रू देखते हैं केंद्रीय और जो प्रांतीय विधायिकाएं हुआ करती थी, केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी जाती है। हालांकि सरकारी बहुमत बनाए रखा जाता है, यानी सरकार के जो तरफ से जो लोग हैं वही बहुमत में, परंतु गैर सरकारी सदस्यों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर संख्या में वृद्धि कर दी जाती है किसकी? गैर सरकारी सदस्यों की। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि कर जाती है। और विधान परिषद के कार्यों में भी वृद्धि कर दी गई। क्या वृद्धि कर दी गई? बजट पर बहस करने का अधिकार उनको दे दिया गया। साथ ही साथ प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार भी इनको दे दिया गया, है ना। प्रश्न पूछने का अधिकार, साथ ही साथ बजट पर बहस करने का अधिकार। परंतु अभी भी ये कोई संकल्प नहीं रख सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे अभी भी, है ना। पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और कोई संकल्प नहीं रख सकते थे, बहस कर सकते थे बजट के ऊपर। तो अभी इतना अधिकार मिला, यही बहुत है। तो 1861 का अधिनियम शुरुआत करता है संवैधानिक सुधारों की अपने यहाँ। तो देखो अब उसके बाद में अब आगे आगे अच्छी अच्छी चीजें जो है वो उसकी शुरुआत अपने यहाँ होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है ना। और इसके में और क्या किया जाता है? तो जो केंद्रीय विधान परिषद है और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होता है, उनमें गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसरॉय की शक्तियों का प्रावधान था। यानी कि यहाँ पर देखो चुनाव नहीं, नामांकन किया जाता था, अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसे हालांकि चुनाव शब्द का वर्ड जो है वो यूज नहीं हुआ था, उसमें नामांकन एक तरीके का हुआ करता था वो, है ना। इसके अलावा जो प्रांतीय विधान परिषद है उनमें गवर्नरों को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे उनकी
सिफारिश के ऊपर जो है वो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति वो कर सकते थे उनके अंदर, है ना। और इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित और परोक्ष चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द जो है वो इसमें यूज नहीं किया गया था। ये चुनाव जो दिखा ना, चुनाव शब्द का यूज इसमें नहीं किया जाता था। एक्चुअली एक नामांकन की प्रक्रिया ही ये हुआ करती थी, है ना। इसके लिए ये चुनाव शब्द याद रखना, कभी वर्ड एग्जाम में हो तो ये चुनाव शब्द यूज मत करना, है ना। परिषदों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। जैसे उसके बाद में हम क्या थे कि पंजाब में और ऐसे बहुत ज्यादा जगह जो है वो परिषदें बनाई जाती है बहुत सारी। इसके थ्रू फिर पंजाब में बहुत सारी परिषदें बनाई जाती हैं। चलो जी, उसके बाद में महत्वपूर्ण एक्ट और आ जाता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मॉर्ले हुआ करते थे भारत सचिव और मिंटो साहब हुआ करते थे भारत के वॉइसराय, इसलिए इनको मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। यहाँ पर क्या किया जाता है, तो 1919 के अधिनियम में देखो ये 92 वाली जितनी भी चीजें हैं ना, इन 92 वाली चीजों के माध्यम से हमेशा याद रखना बजट की बात जरूर होती थी, है ना। चलो जी, तो देखो यहाँ पर जैसे 1793 था तो 1793 वाले में क्या हुआ था, तो पैसे की बात थी उसमें भी, जो पैसा जो है भारत से दिया जाने लगा था टैक्स, वो वाली बात जो थी वो वाला। चलो जी, उन्नीस सौ नौ का पार्लियामेंट्री सुधार सुधार और इसमें सबसे पहले क्या किया गया था, प्रांतीय विधान परिषद जो हुआ करते थे उन प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वहां पर वृद्धि कर दी गई। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट वृद्धि की गई थी, तो आपको याद रखने की बात जरूरत नहीं है। याद आपको रखना तो केंद्र में याद रख लेना 16 सदस्य हुआ करते थे, उससे बढ़ाकर 60 सदस्य कर दिए गए। तो इतनी सारी वृद्धि यहाँ पर की जाती थी। साथ ही साथ केंद्रीय जो परिषद हुआ करती थी उस केंद्रीय परिषद में तो यहाँ पर जो है वो सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया। कहां पर, केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया। पर याद रखना ये जो प्रांतीय परिषदें हैं उन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत को अनुमति दे दी, केंद्रीय परिषद में नहीं है, गलत लिखा है यहाँ पर। केंद्रीय परिषद में सरकारी ये गैर सरकारी बहुमत संभव नहीं हुआ था, प्रांतीय परिषदों में संभव हुआ था। केंद्रीय परिषद में अभी भी सरकारी बहुमत ही हुआ करता था। और इसने क्या किया, विधान परिषदें जो हुआ करती थी उन विधान परिषदों के अधिकारों में और वृद्धि कर दी। वो सार्वजनिक बहस तो कर ही सकते थे और वो अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे और साथ ही साथ वो बजट पर संकल्प भी रख सकते थे, बजट पर संकल्प भी यहाँ पर रख सकते थे। तो केंद्रीय विधान परिषदों के मामले में खूब ज्यादा अच्छा अच्छा काम जो है इस एक्ट के थ्रू किया जाता है ना। और यहाँ पर क्या किया जाता है, तो इस एक्ट के थ्रू किया ये जाता है, देखो इससे पहले क्या हुआ था कि 30 दिसंबर 1906 में क्या बन गई, मुस्लिम लीग। इससे पहले 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन। इन सब के दबाव में आने के बाद और क्रांतिकारी मूवमेंट इस वक्त खूब था, है ना, चरम पर चल रहा था, इसलिए यहाँ पर जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है। मुस्लिम लीग वगैरह बोली थी नहीं मुसलमानों को अलग से दो, ये तो पृथक निर्वाचन जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों को दे दिया गया। सर मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि जैसे अभी क्या होता है, अभी मान लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनको चुना जाना है, तो वहां पर हैदराबाद में जितने भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई सारे के सारे वोट करेंगे, है ना। पर उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम ऐसा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं तो वो मुस्लिम है तो उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे, है ना, हिंदू वोट नहीं देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मुस्लिम वोट देंगे तभी तो कोई मुस्लिम चुन के आएगा, नहीं तो हिंदू ज्यादा है और उनको तो कोई आदमी चुन लेगा तो फिर हिंदू जीत ही नहीं पाएगा, मुस्लिम जीत ही नहीं पाएगा। इसलिए ये पृथक निर्वाचन आयोग, यानी हिंदू को हिंदू मुस्लिम को मुस्लिम, ऐसा। तो यहाँ पर मुस्लिमों को दे दिया गया, तो मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम लोग चुन सकते थे और उसके लिए मुस्लिम ही खड़ा हो सकता था, ऐसा। तो धर्म आधारित सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहाँ से की जाती है और इसकी अंतिम परिणति होती है पाकिस्तान के निर्माण में। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना। आपको एक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बुक पढ़नी है प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी टू पार्टीशन विद्युत ये सॉरी शेखर बंदोपाध्याय की बुक है, वो पढ़ना, बहुत शानदार बुक है आपके लिए, है ना। चलो जी, 1909 के अधिनियम में इतनी सारी चीजें की गई, ये सब आपने चीजें देख ली। चलो जी, उसके बाद में
नया अगला एक्ट जो आता है वो 1919 का एक्ट। अच्छा, 1909 के एक्ट में कुछ चीजें रह गई, वो हम देखते हैं। कुछ चीजें क्या रह गई कि इस एक्ट में क्या हुआ कि पहली बार भारतीयों को वायसराय की जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, कार्यकारी परिषद यानी कि सरकार, अब तक विधान परिषद, कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को प्रतिनिधित्व दिया गया। और वो ऐसा कौन हुआ करते थे? एसपी सिन्हा। पहले ऐसे कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड एसपी सिन्हा हुआ करते थे। ये एसपी सिन्हा तो ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा होती थी उसके भी सदस्य हुआ करते थे, है ना। उसके सदस्य थे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। एसपी सिन्हा का नाम याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले भारत के जो कार्यकारी परिषद में वायसराय में शामिल हुए थे, विधान परिषद में नहीं, यानी सरकार में शामिल ये हो गए थे। चलो जी, ये प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व जो है इसमें शुरू कर दिया गया था। चलो जी, इतना सारा हो गया। उसके बाद में अपने यहाँ आता है नया एक्ट 1919 का एक्ट, है ना। तो 20 अगस्त 1917 को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह घोषित कर दिया था कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, यानी वो धीरे धीरे अब उत्तरदायी शासन की स्थापना करती रहेगी। और इसी क्रमिक रूप से शासन करने, उसको शासन देने के क्रम में ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया जाता है। मॉन्टेग्यू जो होते हैं वो भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड जो है वो होते हैं यहाँ पर अपने वॉइसरॉय। चलो जी, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पर कार्य कर दिया था। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बना दी जाती है। यहाँ पर जैसे आज क्या है, केंद्रीय विषय है, प्रांतीय विषय है, राज्य सूची है, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची नहीं थी, केंद्र सूची और राज्य सूची जो है वो यहाँ पर इस काल में बना दी जाती है। हालांकि फिर भी सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही रहता है, क्योंकि जो गौण महत्व के मामले थे वो राज्यों को दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण मामले अभी भी केंद्र के पास में होते हैं, और उनमें भी बहुत सारे मामलों में वीटो करने की पावर वगैरह सब गवर्नर्स के पास में हुआ करती थी। ये सारे काम यहाँ पर हुए। चलो, और क्या हुआ सर? और यहाँ पर देखते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है शासन की द्वैध व्यवस्था, है ना, डायआर्की। तो डायआर्की क्या था, द्वैध व्यवस्था क्या थी? द्वैध शासन में यहाँ पर क्या क्या, जो प्रांत विषय, याद रखना केंद्र विषय नहीं, प्रांत विषय। जो प्रांतीय विषय थे, देखो यहाँ पर प्रांतीय विषय, इन प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। तो जो हस्तांतरित थे उनको तो राज्य अपने आप मंत्रियों की सहायता से देखेंगे, और जो आरक्षित विषय थे वो सबके सब किसके पास थे? गवर्नर के पास। राज्य में जो गवर्नर थे, उन ऐसे मामलों पर गवर्नर को वहां के जो मंत्री होते थे उनकी बात मानना अनिवार्य नहीं था। देखो, विधान परिषदों में 1909 के अधिनियम के माध्यम से बहुमत की अनुमति दे दी गई थी, तो वहां पर भारत के मंत्री बनने लगे थे, समझ रहे हो। तो भारत के मंत्री बनने लगे तो भारतीय मंत्रियों की बात से मानना पड़ेगा। तो पर आरक्षित विषयों पर नहीं मानेगा, अपने आप से गवर्नर देखेगा कार्यकारी परिषद के माध्यम से। पर हस्तांतरित मामले जो थे उनमें मंत्रियों की सलाह के अनुसार काम करेगा। जैसे आज राज्यपाल जो है, गवर्नर है, वो मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग काम करता है, वैसा कर दिया गया। पर देखो, ये हस्तांतरित विषय गौण महत्व के मामले हुआ करते थे, जैसे कि स्थानीय मामले हो गए, लोकल गवर्नमेंट जैसे मामले यहाँ पर आ जाते हैं, साफ सफाई से संबंधित कोई मामला आ गया, ऐसे मामले, है ना। पर पैसे वाले, टैक्स वसूलने वाले मामले, पुलिस के मामले, जेल के मामले, सारे के सारे इनके बाद आरक्षित। तो ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी ने बनाया था, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझो, जो गौण विषय का मामला है वो जो हस्तांतरित, और बाकी जो महत्वपूर्ण है वो आरक्षित रख लिया गया। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी जाती है, यानी दो सदन बना दिए जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि उस टाइम पे देखो, इन्हें लोकसभा और राज्यसभा नहीं कहा जाते थे, एक काउंसिल ऑफ स्टेट एक को कहा जाता था, एक को वो केंद्रीय विधान परिषद या धारासभा कुछ ऐसा कहा जाता था, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं, और दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किए जाने की का प्रावधान कर दिया। यानी पहले देखो 1909 के माध्यम से प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से प्रांतों में बहुसंख्यक सदस्यों का चुनाव। अब यहाँ पर 1919 के अधिनियम में अब प्रांतों में तो था ही, अब केंद्र में भी कर दिया, विधान परिषद में कर दिया कि वहां पर जो है वो चुने जाएंगे दोनों प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, है ना। कार्यकारी परिषद जो हुआ करती थी, उस कार्यकारी परिषद में यानी जो सरकार, जो मेन सरकार थी, समझो कि यहाँ ये संसद है और ये सरकार है, तो सरकार में भी भारतीय सदस्यों का जो है, हम कहें कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई। जो 6 सदस्य हुआ करते थे वायसराय की कार्यकारी परिषद में, उसमें कहा गया कि 3 सदस्य 6 में से भारतीय होंगे। जो कमांडर इन चीफ है, यानी जो सेना का मुखिया, उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी 3 जो है वो होने चाहिए भारतीय। तो अच्छी अच्छी बात हुई। साथ साथ इसमें क्या गया, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के देकर 1909 के अधिनियम में, उसका अब यहाँ पर विस्तार कर दिया जाता है।
साथ ही साथ सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन यहाँ पर दे दिया जाता है ना। पर याद रखना, गांधी जी अभी भी ठीक थे कि भाई कोई ईसाइयों को दे दो, सिखों को दे दो, चल रहा है, अभी भी गांधी जी चल रहे हैं, है ना। और तो गांधी जी अभी भी कि भाई चलो, और साथ साथ इसमें क्या किया जाता है, सीमित यहाँ पर मताधिकार भी दे दिया जाता है। वो संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर कुछ वर्ग, सीमित वर्गों को ही चुना होता था, यानी जो पढ़े लिखे होते थे वही वोट दे सकते थे, जिनके पास कुछ संपत्ति होती थी वही वोट दे सकते थे, सब कुछ वोट नहीं दे सकते थे, ऐसे, है ना। तो ये सब यहाँ पर किया गया था। साथ ही साथ भारत के लिए एक उच्चायुक्त जो है उसकी नियुक्ति कर दी गई थी, उच्चायुक्त जैसा हाई कमिश्नर। तो हाई कमिश्नर जैसा आज भी होते हैं ब्रिटेन में, तो हाई कमिश्नर जो है वो यहाँ पर बना दिया गया, और भारत सचिव के कुछ अधिकार जो है वो इसको उच्चायुक्त को यहाँ पर दे दिया जाता है। साथ ही साथ इसके माध्यम से यूपीएससी की नहीं, सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए जाने की बात की जाती है। उसके बाद में एक ली आयोग बनता है, ली कमीशन, इसे शाही आयोग भी कहते हैं, याद रखना, रॉयल कमीशन, शाही आयोग भी कहते हैं। और ये शाही आयोग की सिफारिशों के आधार पर बाद में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बनाया जाता है ना। तो यूपीएससी भी नहीं था, यूपीएससी 1935 के दिन इनके माध्यम से बनाया जाता है। साथ ही साथ केंद्रीय और राज्यों के बजट जो थे उनको अलग अलग कर दिया जाता है, यानी अब राज्यों के बजट राज्य अपना खुद देखें, और केंद्र का बजट जो है वो केंद्र अपना खुद देखेगा। तो राज्यों का बजट कब पृथक कर दिया गया था, तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से, ये सब याद रखना। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो 1919 का अधिनियम है, इस 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए 10 साल बाद में एक वैधानिक आयोग बनाने की बात की गई कि 10 साल बाद में आएगा, एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा और 10 साल बाद में जांच करेगा कि ये एक्ट जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इसी के आधार पर बाद में साइमन कमीशन आता है 1927 में। तो आप कहोगे सर ये तो 10 साल में कहा है, तो 3 साल पहले ये या 2 साल पहले आ गया, तो हाँ इसीलिए तो उसका विरोध किया जाता है। चलो जी, उसके बारे में देखो, 1927 में साइमन कमीशन आ जाता है। कायदे से इसको 10 साल बाद में यानी 1929 में आना था, पर ये 1927 में गठित कर दिया जाता है। साथ ही साथ इसके जितने सदस्य होते हैं, सॉरी 7 सदस्य होते हैं, तो सातों के साथ जो है सारे के सारे गोरे होते हैं, ब्रिटेन के होते हैं, ब्रिटिश। तो ये लोगों को गले नहीं उतरती है कि नहीं भाई, भारतीय लोगों के लिए कोई कमीशन आ रहा है, उसमें भारतीयों की जांच करनी है, भारतीय को प्रतिनिधित्व देना कि नहीं देना, और भारतीय उसमें है ही नहीं है। इसलिए सब लोगों ने, सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया और साइमन गो बैक के नारे लगे तभी। और यही वो वक्त था जब लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय को लाठियों से मार मार कर उनकी हत्या कर दी जाती है, और इन्हीं का बदला लिया जाता है सैंडर्स को मारकर, है ना। चलो जी, 1930 में जो है इसकी साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। वो कहता है कि भाई द्वैत शासन जारी रहना चाहिए, प्रांतीय सरकारों का और विस्तार होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार के संघ की स्थापना की जानी चाहिए, और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए। इसी के आधार पर फिर जो है यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन बैठते हैं, है ना। उनमें से दूसरे में गांधी जी जाते हैं और बाद में तीसरे में नहीं जाते हैं, और उनके आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार होता है, वहां की संसद श्वेत पत्र तैयार करती है, और उस श्वेत पत्र के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो प्रकाश में आता है। इससे पहले हुआ क्या था कि 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड हुआ करते थे। रैमजे मैकडोनल्ड जो है एक अवार्ड घोषित करते हैं जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है। इसमें क्या था, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों को तो अब तक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया ही था, साथ ही साथ अब दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाता है, और इसका विरोध कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। और कहते हैं ना कि गांधी जी कभी जेल में नहीं गए, है ना। हिंसा से, ये अहिंसा से हमारे यहाँ आज़ादी हमें नहीं मिली, कुछ संकीर्ण सोच के तुच्छ प्राणियों को आप ऐसा कहते सुनेंगे। तो इस वक्त गांधी जी हुआ करते थे यरवदा जेल में, और गांधी जी यरवदा जेल में ही फास्ट अनटू डेथ शुरू कर देते हैं, आमरण अनशन शुरू कर देते हैं कि भैया ये गलत बात है। साथ ही साथ इस वक्त जो है वो दलितों के एक महान नेता होते हैं, नाम बताओ, अम्बेडकर साहब नहीं, MC राजा साहब। MC राजा साहब अम्बेडकर से भी बड़े हुआ करते थे, तो MC राजा साहब, अम्बेडकर तो बाद में बड़े बनते हैं। MC राजा साहब भी गांधी जी के साथ थे। वो कहते हैं नहीं, पृथक निर्वाचक मंडल हम लोगों को नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो दलित हिंदू समाज से अलग हो जाएंगे। गांधी जी का भी ये कहना था, है ना। और फिर उसके बाद में बुलाया जाता है अम्बेडकर साहब को कि महाराज मान लो गांधी जी ये बुढ़े आदमी है, जद्दी आदमी, मर जाएंगे, खाना खाएंगे नहीं। तो अम्बेडकर ने मान लिया कि चलो जी ये पृथक निर्वाचक है, ये इसको समाप्त कर देना चाहिए। इसकी जगह पर हो गया कि भाई इनको आरक्षण दे दो, और आरक्षण जो इतनी अब तक आपको सीट ज्यादा थी उस सीटों को और बढ़ा कर दे दो। तो आरक्षण ज्यादा दे दिया, पर सांप्रदायिक निर्वाचक जो है
उसको हटा दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल को हटा दिया गया, और इसी को कहा जाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। यहां से क्वेश्चन भी बन चुके हैं बहुत सारे। चलो जी, इतना सारा हो गया। अब फाइनली हम आ जाते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। तो आज भारत का संविधान है, उसमें मैक्सिमम चीजें जो ली गई है यहीं से। 321 इसमें धाराएं हुआ करती थी और 10 अनुसूचियां। आज कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। समझ लो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 8 थी, उसके बाद 9, 10, 11 और 12 ऐड कर दी गई। इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी अनुसूची में क्या है। इसमें लैंड वाले मामले हैं, इसमें दल बदल वाला है, इसमें पंचायत है, और इसमें अर्बन लोकल बॉडी वाली बात है। चलो जी, इसमें क्या किया गया? तो इसके माध्यम से क्या गया कि सबसे पहले तो यहाँ पर 3 सूचियां बना दी गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची बना दी गई। और अवशिष्ट शक्तियां बची किसको दे दी गई? वायसराय को दे दी गई। सर अभी किसके पास है अवशिष्ट शक्तियां? केंद्र के पास में है। उस टाइम पे वायसराय के पास हुआ करते थे। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं यूपीएससी के पीवाई के सारे के सारे। चलो जी सर, मान लिया आपकी बात। हर मानना पड़ेगा भाई, मास्टर को बहुत साल हो गए। चलो जी, और यहाँ पर अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। तो अखिल भारतीय संघ बनेगा जिसमें राज्य जो है वो तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो राजा रजवाड़े हैं, वो भी उसमें होंगे और वो सब मिलाकर भारत का संघ बनाएंगे। उनके भी प्रतिनिधि उसमें होंगे। पर ये वाली बात जो है वो राजा महाराजाओं के भी मानी नहीं, क्योंकि उनकी शक्तियाँ, वो अपनी शक्तियों कौन कम कराना चाहेगा भाई? मैं और आप राजा होंगे तो हम भी नहीं चाहेंगे हमारी शक्तियाँ कमजोर हो, कम हो। तो ये कभी अस्तित्व में आता ही नहीं है, क्योंकि ये कोई नहीं मानता इसको। ये राजा रजवाड़े के, आप भारत के की बहुत सारी पार्टियां, कांग्रेस कोई नहीं मानती, क्योंकि इसमें नाम मात्र के पावर सब हुआ करते थे। ऐसे ही ये संघ होता है, इसमें किसी को पूर्ण बहुमत मिलता ही नहीं है ना, क्योंकि किसी को मुस्लिम लीग को कुछ आरक्षण दिया गया था, कुछ दलितों को आरक्षण दिया गया था। इसमें किसी एक पार्टी को कभी बहुमत आने की संभावना नहीं थी, जिससे फायदा होता अंग्रेजों को, है ना। देखो, जो प्रांतीय स्तर पर द्विज शासन था उसको समाप्त कर दिया गया कि नहीं, अब पूर्ण उत्तरदायी सरकार बना दी गई प्रांतों में। यानी जो हस्तांतरित आरक्षित विषय वाले चोचला जो चल रहा था ना, वो खत्म। अब कह दिया गया कि भाई जितने भी ये राज्य के में जितने भी राज्य सूची में मामले हैं, सब के सब राज्य देखेगा, और वहां के मंत्रियों की सलाह पर वहां के गवर्नर काम करेंगे। ये सारा यहाँ पर कह दिया गया, है ना। और इसके थ्रू क्या कहा गया? तो और इसके थ्रू कह दिया गया कि भाई साहब, ये राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई, मंत्रियों की सलाह से कार्य करेंगे। और क्या किया गया? तो यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन जो प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई। जैसे राज्यों में थी, वैसे अब केंद्र में स्थानांतरित और आरक्षित विषय, हालांकि ये कभी लागू ही नहीं की जा सकी, क्योंकि संघ कभी जो है वो आ ही नहीं पाया, जो बन ही नहीं पाया कभी। साथ ही साथ 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल यहाँ पर बना दिया गया, बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, आसाम में। तो अभी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अभी कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल हैं। देखो, JNK में भी था, पर उससे उसको तो अब यूटी बना दिया गया। तो तब 7 स्टेट थे, अब है 6। अब उन 6 का नाम आप बता दो। मैं तो बता सकता हूँ, मुझे मास्टर को पता है, पर आप भी तो कुछ करोगे, स्पून फीडिंग थोड़ी चलेगा। चलो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का यहाँ पर विस्तार कर दिया जाता है। दलित, महिलाएं, मजदूर वर्ग को और निर्वाचन दे दिया जाता है, पृथक निर्वाचन। तो यहाँ पर याद रखना, महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया था। एक बार मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया था एग्जाम में, मुझे लगता था उस टाइम में महिलाओं को आरक्षण कहाँ। देखो अभी आया ना 33% आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो सोचो अंग्रेज दे गए थे उस काल में। साथ ही साथ जो भारत परिषद हुआ करती थी, उस भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, और भारत सचिव को एक सलाहकार समिति मिल जाती है। और क्या किया जाता है? तो मताधिकार का विस्तार कर दिया जाता है। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार। तो सोचो 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया जाता है ना। और बाद में नया अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी शुरू कर दी जाती है। पहला देश अमेरिका में भी तब नहीं था कि सब लोगों को वैश्य मताधिकार हो, वहां पर भी नहीं था। इंडिया ने सबसे पहले करके दिखाया। वो तो कहते थे ये अनपढ़ गंवार लोग क्या वोट देंगे, इनकी डेमोक्रेसी कुछ दिन में नहीं चलेगी। और देखो आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, और यूएसए, ब्रिटेन से अच्छा कर रहे हैं हम। हमारी डेमोक्रेसी आज भी उनसे ज्यादा अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है, ताकि मुद्रा और साख को नियंत्रण में रखा जा सके। साख मतलब क्रेडिट, इसको नियंत्रण में रखा जा सके। तो याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना था तब ये प्राइवेट बैंक हुआ करता था। इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बहुत कम हुआ करती थी, है ना, शायद 10% कुछ ऐसे। और पहले इसके गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ, ये पहले गवर्नर। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। पहले भारत के इसके गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके। और पहले कौन थे? तो सर सीडी देशमुख इसके गवर्नर हुआ करते थे।
साथ ही साथ यहाँ पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूपीएससी का गठन अब किया जाता है, और प्रांतों में भी एक पीएससी बना दिया जाता है, और साथ ही साथ संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी प्रावधान इसमें कर दिया जाता है, जैसे आज भी है वैसे, है ना। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसके माध्यम से कर दी जाती है ना। चलो जी, इतनी सारी चीजें इसमें कर दी गई। उसके बाद में अपना देखो क्या होता है कि 1935 के अधिनियम के माने से के माध्यम से 1935 के अधिनियम के माने से 1937 में चुनाव हुए, बहुत सारी राज्यों में जो है वो कांग्रेस सत्ता में आई। उसके बाद 1939 में सबने इस्तीफा दे दिया, और जो है वो मुस्लिम जो लीग थी उसने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्यों 1939 में क्यों इस्तीफा दे दिया सर? 2 साल में, 5 साल के कार्यकाल था। अरे इसलिए दे दिया भाई, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ब्रिटिशर्स ने बिना भारतीय से पूछे भारत को विश्व युद्ध में झोंक दिया। तो भारतीय ने गुस्सा में आकर कह दिया कि हम इस्तीफा देते हैं, बाहर में जाए दुनियादारी, हम लोगों को रहना ही नहीं है आप लोगों के साथ, है ना। तो 1939 में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में देखो भारतीयों को युद्ध प्रयासों में शामिल करने के लिए 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ये हिस्ट्री वाले सर आप पढ़ाएंगे, अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिला तो मैं पढ़ाऊंगा। तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 का क्रिप्स मिशन, और फिर 1945 में वेबल योजना, शिमला सम्मेलन होता है यहीं पर। चलो जी, उसके बाद में 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन के प्लान के आधार पर यहां पर बन जाती है संविधान सभा। संविधान सभा यहां पर बन जाती है, और उसके बाद में भारत को आजाद करने के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक फाइनल एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है। इसमें भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय किया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त की रात को यहाँ पर नेहरू जी खड़े होते हैं और संसद में भाषण देते हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, कि जब सारी दुनिया जब सो रही है तो भारत अपने भविष्य से साक्षात्कार कर रहा है ना ये। और भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट यहाँ पर बन जाते हैं। संविधान सभा को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई थी कि वो किसी भी संविधान को अपना सकती है, भारतीय संविधान को अपना सकती है, इंग्लैंड को अपना सकती है ना, कोई दूसरा अपना सकती है। साथ ही साथ ये पाकिस्तान के सेम अधिकार दिए गए, है ना। इसके माध्यम से कहा गया था कि जो राजे रजवाड़े हैं वो हो सकता है कि भारत में जाए, पाकिस्तान में जाए, या फिर स्वतंत्र रह लें। अरे इसी के चलते जो है कुछ अलग रहने की सोचते हैं, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, है ना। इनकी क्या कहानी है ये हिस्ट्री में कभी देखेंगे। चलो, गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जो हुआ करते थे वो ब्रिटिश सरकार के नहीं बल्कि भारतीय मंत्रियों की सलाह पर वो कार्य करेंगे। और अब जो वायसराय हुआ करता था उस वायसराय को फिर गवर्नर जनरल यहाँ पर कहा जाने लगा। और जो गवर्नर जनरल हमारे यहाँ होते हैं, फिर पहले भारतीय कोई गवर्नर जनरल होते हैं तो वो सी राजगोपालाचारी साहब होते हैं। और इसके लागू होते ही भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो समाप्त हो जाता है। और जब तक हमारा संविधान लागू नहीं होता तब तक तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ही चलता है ना। तो हमारा संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। हालांकि बन जाता है 26 नवंबर 1949 को ही। तो याद रखना, संविधान दिवस कभी मनाया जाता है ना तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये 26 जनवरी को नहीं। तो याद रखना 26 नवंबर को बन के तैयार। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो ये सारे के सारे हमने एक्ट देख लिए हैं 1773 से लेकर 1947 तक के। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, प्रीलिम्स और मेंस में भी। आप पीवाईक्यू उठा के देखना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जुड़े रहिए हमारे साथ यूपीएससी हिंदी वॉरियर के साथ। तैयारी जीत की।